इस लेक्चर में एंटी कन्वर्जन बिल के बारे में डिस्कस करेंगे। रिसेंटली ये न्यूज में है क्योंकि हरियाणा गवर्नमेंट ने एक ड्राफ्ट रिलीज किया है, पेश किया है। ड्राफ्ट का मतलब ये है कि हरियाणा गवर्नमेंट अपने विधानसभा में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कानून पास करना चाहती है, तो वो बिल लेके आएगी। पहले वो बिल कैसा होगा, उस बिल का प्रीव्यू दिखाया है। जैसे आप कोई फॉर्म भरते हो, जैसे यूपीएससी का फॉर्म को फाइनल सबमिट करने से पहले प्रीव्यू आता है ना, कि देख लो आपकी कोई गलती तो नहीं है, तो इस तरह से ड्राफ्ट पेश किया है। तो इस बिल का नाम रखा है हरियाणा गवर्नमेंट ने हरियाणा प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजियस बिल 2022, यानी कि जो इलीगल, अवैध तरीके से धर्म का परिवर्तन होता है, रिलीजियस कन्वर्जन होता है, उसको रोकने के लिए ये बिल पेश किया जाएगा। और इसका अभी ड्राफ्ट रिलीज किया है हरियाणा गवर्नमेंट ने। तो हम इसकी प्रोविजन के बारे में जानेंगे, क्या क्या है, कौन कौन सी धाराएं हैं इस बिल में जिसका ड्राफ्ट पेश किया है, और ये जानेंगे कि धर्म कन्वर्जन को लेकर हमारे संविधान में क्या क्या प्रोटेक्शन है, धार्मिक रिलेटेड और कन्वर्जन से रिलेटेड। तो ये जो बिल है, जो ड्राफ्ट पेश किया है, ये प्रोटेक्ट करता है और रिलीजियस कन्वर्जन प्रोहिबिट करता है, यानी कि धार्मिक परिवर्तन को ये रोकता है, प्रोहिबिट करता है। किस बेस पे? अगर कोई मिस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू धार्मिक कन्वर्जन कर रहा है, रिलीजियस कन्वर्जन कर रहा है, धार्मिक परिवर्तन कर रहा है, या फोर्सफुली, यानी कि बल को यूज करके, किसी को फोर्स यूज करके कन्वर्ट करा रहा है एक पर्सन को, या अनड्यू इन्फ्लुएंस, या किसी को प्रभावित करके, या कोर्सन, जबरदस्ती, किसी से जबरदस्ती वो धर्म परिवर्तन करा रहा है, या अल्यूरमेंट देके, अल्यूरमेंट मतलब उसे लोभ लालच देके, एनी फ्रॉडुलेंट, कोई धोखाधड़ी करके, या धोखाधड़ी से मैरिज करके, शादी करके कोई धर्म का कन्वर्जन करा रहा है, रिलीजियस कन्वर्जन करा रहा है, धर्म परिवर्तन करा रहा है, तो उसको ऑफेंस माना जाएगा, अपराध, क्राइम माना जाएगा। और कौन कौन से स्टेट है जिन्होंने ऐसे बिल पास कर दिए हैं? देखो कई सारे स्टेट है, जैसे कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। इन सारे स्टेट ने अपने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, विधानसभा में लॉ ऑलरेडी पास कर दिया है, जो रिलीजियस कन्वर्जन को प्रोहिबिट करता है, रोकता है, रेस्ट्रिक्शन लगाता है उस पर, धर्म परिवर्तन पे। तो एंटी कन्वर्जन लॉ जो हमारे देश में पास किए जा रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ये क्यों किए जा रहे हैं और इनकी जरूरत क्या है, क्या नीड है? पहली जरूरत है नो राइट टू प्रोसेलिटाइज। प्रोसेलिटाइज का मतलब होता है राइट टू कन्वर्जन, एक तरह से धर्म परिवर्तन करना। प्रोसेलिटाइज का मतलब धर्म परिवर्तन, यानी कि रिलीजियस कन्वर्जन फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। तो ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी को भी कोई अधिकार नहीं दिया गया है प्रोसेलिटाइज का, यानी कि धर्म कन्वर्जन का क्या फंडामेंटल राइट है? नहीं है। राइट टू प्रोसेलिटाइज नहीं है, यानी कि राइट टू कन्वर्ट रिलीजन नहीं है। यानी कि देखो, एक बंदा कोई है, वो एक धर्म से दूसरे धर्म में अपने आप अपनी मर्जी से कन्वर्ट होना चाहता है, तो वो किसी भी धर्म को फॉलो कर सकता है, वो इंक्लूड है राइट टू प्रोफेस में। और कई सारे राइट दिए हैं, जैसे राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस और प्रोपेगेट। प्रोफेस मतलब अपना जो भी राइट है वो बता सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है, प्रोपेगेट डिसेमिनेट कर सकता है, स्प्रेड कर सकता है अपने राइट को। हर एक इंडिविजुअल को ये अधिकार है कंसाइंस का और रिलीजन का। लेकिन ये इंडिविजुअल का राइट जो कंसाइंस और रिलीजन का है, यानी कि वो जो धर्म या रिलीजियस आइडिया कोई फॉलो करता है, वो अधिकार ये इंक्लूड नहीं करता कि वो उसका राइट कलेक्टिव राइट टू प्रोसेलिटाइज भी हो, यानी कि धर्म कन्वर्जन कराने का उसे अधिकार नहीं है फ्रॉड के बेस पे, किसी के बेस पे। कलेक्टिव राइट, यहाँ ये याद रखना, कलेक्टिव राइट का मतलब है कि एक साथ बहुत सारे लोगों को धर्म कन्वर्ट कराना, ये फंडामेंटल राइट नहीं देता हमारा आर्टिकल 25, क्योंकि ये सारे आर्टिकल 25 में लिखे हुए हैं राइट टू कंसाइंस का और राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस और प्रोपेगेट का। फिर इसमें यह है कि जो राइट टू रिलीजियस फ्रीडम है, ये देखो इक्वली बिलोंग करता है उस पर्सन से भी जो कन्वर्ट करा रहा है, और उस पर्सन के लिए भी, उस इंडिविजुअल के लिए भी जो कन्वर्ट होना चाहता है। यानी कि देखो, उस पर्सन का भी अधिकार है कि वो अपनी रिलीजियस फ्रीडम को प्रैक्टिस करे, जो कन्वर्ट कराना चाहता है वो अपने धर्म को प्रैक्टिस कर सकता है, प्रोपेगेट कर सकता है, और जो इंडिविजुअल है उसका अधिकार है, अगर वो चाहे तो कन्वर्ट हो सकता है, अगर उसकी मर्जी है तो किसी भी धर्म में कन्वर्ट होकर किसी भी धर्म को
वो फॉलो कर सकता है, मान सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है, पूजा पाठ जो किसी भी धर्म की करनी है उसे कर सकता है, लेकिन कलेक्टिव राइट नहीं है प्रोसेलिटाइज का, धर्म कन्वर्जन कराने का, ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ये आपको याद रखना है इसमें। यानी कि अगर यूपीएससी प्रीलिम में पूछ ले कि आपसे राइट टू कन्वर्ट एनी पर्सन, या ये फंडामेंटल राइट है या नहीं है, तो नहीं है। राइट टू प्रोसेलिटाइज ये फंडामेंटल राइट है, तो नहीं है। कलेक्टिव राइट टू प्रोसेलिटाइज है, नहीं है। यानी कि उसे राइट कैसा होगा, राइट टू फॉलो एनी रिलीजन, ये राइट है, हाँ बिल्कुल है, वो किसी भी रिलीजन को, धर्म को फॉलो कर सकता है, लेकिन कन्वर्ट कराए किसी बेस पे, फ्रॉड के बेस पे, वो नहीं है। पहला कारण तो ये हुआ कि अभी ऐसे कानून को लागू करने की जरूरत क्या है, क्योंकि हमारे संविधान में राइट टू प्रोसेलिटाइज नहीं दिया हुआ है, तो इसको क्लैरिफाई करना लॉ के द्वारा, कानून बना के, इसलिए ज़रूरत है। दूसरा इसलिए ज़रूरत है, दूसरा रीजन ये है कि ऐसे लॉ पास करने का, फ्रॉडुलेंट मैरिजेज, मतलब धोखाधड़ी से शादी करने के बहुत सारे इंस्टेंसेस देखे गए हैं। इंस्टेंसेस का मतलब होता है एग्जाम्पल, उदाहरण, सेवरल, बहुत सारे इंस्टेंसेस, एग्जाम्पल देखे गए हैं ऐसे, जिसमें लोग क्या है, शादी कर लेते हैं फ्रॉडुलेंट से, धोखाधड़ी से, कंसीलमेंट करके, छुपा के, अपना धर्म छुपा के शादी कर लेते हैं, या मिस रिप्रेजेंटेशन से शादी कर लेते हैं, और शादी करने के बाद उन्हें फोर्सफुली, ज़बरदस्ती अपने धर्म में कन्वर्ट करा लेते हैं। तो इस ऐसी जो फ्रॉडुलेंट की, कंसीलमेंट की ऐसी प्रैक्टिसेस हैं, एक्सरसाइज हैं, इनको रोकने के लिए अभी ज़रूरत है ऐसे लॉ पास करने की। दूसरा है एससी ऑब्जर्वेशन, सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है कुछ। क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने देखो कई सारे अपने जजमेंट में ये ऑब्जर्व किया है कि ऐसे जो इंसिडेंट हैं, ऐसी घटनाएं हैं, वो क्या है, सिर्फ फ्रीडम ऑफ रिलीजन ऑफ पर्सन, जो हर एक आदमी का आज़ादी है किसी भी धर्म को अडॉप्ट करने की, अपनाने की, इस राइट को ही वो इन्फ्रिंज नहीं करते हैं, वॉयलेट नहीं करते हैं। वॉयलेट, इन्फ्रिंज मतलब उल्लंघन नहीं करते हैं। यानी कि जो एक आदमी को अधिकार मिला हुआ है हमारे देश में, फंडामेंटल राइट है फ्रीडम ऑफ रिलीजन का, धर्म का अधिकार का, धर्म की आज़ादी का, उसके ये अधिकार को जब ऐसे होते हैं ना, जब देखो एक आदमी ने, मान लो ये लड़का है बॉय और ये लड़की है, अब इसने शादी कर ली लड़की से, अब ये अपने धर्म में कन्वर्ट करा रहा है, मान लो किसी भी धर्म का है, तो देखो ये गर्ल के अधिकार का तो उल्लंघन कर रहा है ना, वॉयलेशन कर रहा है, इन्फ्रिंजमेंट कर रहा है, क्योंकि गर्ल का भी तो अधिकार है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, सिर्फ बॉय का ही थोड़ी नहीं है, या गर्ल का ही थोड़ी नहीं है। गर्ल मान लो कन्वर्ट कराना चाहे बॉय को, लेकिन ऐसा कम ही चांस है, क्योंकि गर्ल कम ही चांस देखे गए हैं, ऐसे कोई चांस नहीं देखा है कि गर्ल लड़की कन्वर्ट कराए। लेकिन हाँ, अपनी मर्जी से होना चाहे तो लड़का हो सकता है। लेकिन देखो भाई साहब, अगर ज़बरदस्ती लड़का लड़की को कन्वर्ट कराए शादी के बाद अपने धर्म में, तो लड़की का जो अधिकार था रिलीजन ऑफ फ्रीडम का, यानी कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म का अधिकार, ये तो इन्फ्रिंज हो रहा है ना, ये तो वॉयलेट हो रहा है। लड़की का अधिकार तो वॉयलेट हो गया जब उसने कन्वर्ट कर लिया, तो इस वजह से उसके अधिकार को इन्फ्रिंज किया जा रहा है। और दूसरा, जो पर्सन कन्वर्ट हो गया, जो पर्सन कन्वर्ट हो गया उसका अधिकार तो इन्फ्रिंज हुआ ही, जैसे लड़की कन्वर्ट हुई। साथ साथ ये सेकुलर फैब्रिक है जो हमारे सोसाइटी का, उसके भी अगेंस्ट है, मिलिटेट अगेंस्ट, मतलब सेकुलर फैब्रिक जो धर्म निरपेक्ष की भावना है, धर्म निरपेक्ष का कॉन्सेप्ट है हमारी सोसाइटी में, हमारे संविधान में दिया गया है, उसके भी ये अगेंस्ट है, उसके विरुद्ध भी प्रभाव डालता है। मिलिटेट अगेंस्ट के विरुद्ध प्रभाव डालना, इफेक्ट करता है, उसके अगेंस्ट भी। सोशल फैब्रिक जो हमारा है सेकुलर सिस्टम, उसके अगेंस्ट भी है। अब इस बिल में क्या क्या प्रोविजन रखी गई है हरियाणा गवर्नमेंट ने, ये थोड़ा पढ़ लेते हैं ब्रीफली। पहला तो इसमें ये है, अगर कोई माइनर है, 18 साल से कम उम्र का है, वुमन महिला है, SC ST कैटेगरी का है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का, अनुसूचित जाति और जनजाति का है, तो उस केस में पनिशमेंट ज़्यादा दी जाएगी। अगर कोई इनका वनरेबल सेक्शन का कन्वर्जन कराता है तो उसे ज़्यादा पनिशमेंट दी जाएगी जो कराएगा। और देखो, जो अक्यूज्ड है, आरोपी, मान लो ये लड़का है, इसने कन्वर्ट कराया किसी लड़की को, अब ये लड़के के ऊपर सारा का सारा भार, बर्डन ऑफ प्रूफ लड़के के ऊपर है जिसने कन्वर्ट कराया है। जो कन्वर्ट हुआ है, मान लो लड़की ने दूसरा धर्म कन्वर्जन किया, परिवर्तन हो गया, तो लड़की के ऊपर ये प्रूफ का भार नहीं है कि वो सबूत लेके आएगी मैंने कोई फ्रॉड के बेस पे नहीं किया, अपनी मर्जी से किया है, बल्कि लड़के का होगा जिसने कन्वर्जन कराया है, क्योंकि आरोपी है लड़का, तो लड़का के ऊपर या लड़की जो भी कन्वर्जन कराएगा, समझ रहे हो ना बात, जो कन्वर्ट होगा वो नहीं, जो कराएगा जो आरोपी, अक्यूज्ड है, अक्यूज्ड मतलब आरोपी, तो उसके पास सारा बर्डन ऑफ प्रूफ उसके पास होगा, मतलब वो सबूत ये पेश करेगा कि तुमने जबरदस्ती नहीं कराया है, मिस रिप्रेजेंटेशन से नहीं कराया है,
कोई फोर्स ज़बरदस्ती नहीं कराया है, फोर्स यूज नहीं की है, या कोई थ्रेट खतरा दिखा के नहीं कराया है, या कोई और इन्फ्लुएंस प्रभाव ऐसा नहीं डाला है उस पर, ज़बरदस्ती कोर्सन या अलूरमेंट कोई लोभ लालच दे के, या फ्रॉडुलेंट धोखाधड़ी के मीन्स पे, या फिर कोई धोखाधड़ी से शादी करके तुमने ये छुपा के नहीं करवाया, ये सारा बर्डन ऑफ प्रूफ अक्यूज्ड के ऊपर होगा। तो ये आपको लाइन याद रखनी है, अक्यूज्ड के ऊपर होगा, आरोपी जो कन्वर्जन कराएगा, जिसने किया है उसके ऊपर भार नहीं होगा। नेक्स्ट है कि हर एक इंडिविजुअल को जो भी मान लो धर्म कन्वर्ट करेगा, कन्वर्जन करना चाह रहा, मान लो ए आदमी है, ये मान लो मैं कन्वर्जन करना चाहता हूँ धर्म, तो मुझको क्या है, ये डिक्लेरेशन, एक घोषणा पत्र, जो डिस्ट्रिक्ट में अथॉरिटी होती है ना, उनको घोषणा पत्र एक लिख के एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कि मैंने अपना धर्म कन्वर्जन अपनी मर्जी से कराया, किसी फ्रॉडुलेंट मीन्स पे नहीं कराया है, मतलब कोई धोखाधड़ी के बेस में मैंने नहीं किया, अपनी मर्जी से कराया, तो ये डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी अथॉरिटी को। नेक्स्ट है, अगर ऐसा पाया गया कि वो कंसीलमेंट के बेस पे धर्म का कन्वर्जन हुआ है और शादी कर ली गई, और शादी फिर वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दी जाएगी, मतलब उसने मान लो किसी लड़के ने या लड़की ने धर्म छुपा के, कंसीलमेंट मतलब छुपाना, धर्म को छुपा के शादी की है, तो उसकी शादी कैंसल, रद्द कर दी जाएगी, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दी जाएगी उसकी शादी, फिर शादी नहीं मानी जाएगी। अब देखो एंटी कन्वर्जन लॉज हमारे इंडिया में उसका स्टेटस है क्या, देखो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या बोलते हैं इसके बारे में, हमारे संविधान में धाराएं क्या हैं। आर्टिकल 25 हमें गारंटी देता है, जो हमने ऊपर डिस्कस किया, फ्रीडम ऑफ प्रोफेस, प्रोपागेट, प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन। और आर्टिकल 26 ये भी देता है कि कोई भी आदमी, रिलीजियस सेक्शन है कोई भी, वो अपने मैनेज कर सकता है अपने ऑन अफेयर्स इन द मैटर ऑफ रिलीजन, धर्म के कोई भी मामले हैं वो अपने आप खुद मैनेज कर सकता है जिस भी तरह वो चाहे। लेकिन ये दोनों आर्टिकल 25, 26 ये रेस्ट्रिक्शन है, इन पे हमारे संविधान में दी हुई है। ये कौन कौन सी रेस्ट्रिक्शन है, जैसे पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी एंड हेल्थ, इनके बेस पे रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है इन फंडामेंटल राइट पे। ये मौलिक अधिकार है हर एक आदमी के। लेकिन अगर आदमी कोई मौलिक अधिकारों का कर रहा है, आर्टिकल 25 का अपना प्रैक्टिस कर रहा है, मान लो अपना धर्म की पूजा कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन उससे पब्लिक ऑर्डर को नुकसान पहुंच रहा है, मान लो वॉयलेंस, हिंसा हो रही है कहीं पे, या मॉरलिटी को नुकसान हो रहा है, नैतिकता को नुकसान हो रहा है, कोई मान लो ऐसे वो कर रहा है, कोई किसी को मार पीट रहा है या किसी की बेइज्जती कर रहा है अपनी धर्म की पूजा करके, या फिर हेल्थ को नुकसान पहुंच रहा है, वो मान लो बलि दे रहा है, कोई सेक्रीफाइस कर रहा है, किसी के नुकसान हो रहा है हेल्थ को, मान लो कोई ऐसे यूज कर रहा है वो मीन्स जिसकी वजह से किसी की हेल्थ, स्वास्थ्य को नुकसान हो रहा है, तो इस बेस पे उसके अधिकार पर रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। इसलिए लिखा जाता है सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी एंड हेल्थ। लेकिन ये देखना है कि कोई भी पर्सन फोर्स के दम पर रिलीजियस बिलीफ या मतलब रिलीजियस बिलीफ को फोर्स के बल पे नहीं कन्वर्ट करा सकता, और कोई पर्सन फोर्सफुली प्रैक्टिस नहीं करा सकता किसी से रिलीजन अगेंस्ट देयर विशेस, मतलब उनकी इच्छा के विरुद्ध किसी को जबरदस्ती प्रैक्टिस नहीं किया जा सकता उसे कोई भी धर्म। अभी जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं हमारे देश में, कोई भी ऐसा सेंट्रल लेजिस्लेशन नहीं है, लेजिस्लेशन मतलब लॉ, कोई भी कानून नहीं है, कोई भी लेजिस्लेशन, कानून, लॉ नहीं है हमारा सेंट्रल लॉ, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा कोई लॉ नहीं बनाया हुआ जो रिलीजियस कन्वर्जन को रेगुलेट करता हो, रेस्ट्रिक्शन लगाता हो, रोकता हो। लेकिन हाँ, 1954 से प्राइवेट मेंबर बिल कई बार हमारे पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किए गए, लाए गए, लेकिन ये पास नहीं हो सके। 2015 में यूनियन लॉ मिनिस्ट्री ने ये कहा हमारे पार्लियामेंट के पास लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी नहीं है कि वो एंटी कन्वर्जन लॉ या लेजिस्लेशन, कानून पास कर सके, यानी कि पार्लियामेंट पास ही नहीं करना चाहता। ओवर द ईयर क्या हुआ, सेवरल स्टेट्स ने अपने स्टेट में फ्रीडम ऑफ रिलीजन का ये अधिकार उन्हें देने के लिए, और रिलीजियस कन्वर्जन को रोकने के लिए, जो फोर्स के बल पे जबरदस्ती होता है या फ्रॉड, धोखाधड़ी से होता है, या इंड्यूसमेंट, लोभ लालच के लिए होता है, तो इसको रोकने के लिए डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट ने पास किया अपने स्टेट में, जो हमने ऊपर डिस्कस किया, जैसे कर्नाटक है, यूपी है, ये महाराष्ट्र है। अब ये व्हाट आर द इश्यूज़ क्या हैं, अब ये डिस्कस करेंगे कि एंटी कन्वर्जन लॉज में इश्यूज़ कौन कौन से हैं। अगर मान लो किसी स्टेट गवर्नमेंट ने एंटी कन्वर्जन लॉ पास किए हैं कि धर्म को परिवर्तन ना किया जाए, तो इनमें क्या क्या प्रॉब्लम है, कंसर्न, परेशानी क्या है, ये इसका क्रिटिसिज्म है, जो ये लॉ पास किए गए हैं इनका क्रिटिसिज्म। जैसे आपको लिखना हो, क्वेश्चन में लिखा हुआ हो, यूपीएससी पूछती है क्रिटिकली एग्जामिन का मतलब कि आलोचना करो, आलोचनात्मक एग्जामिन करो, तो क्रिटिकल एग्जामिन में आपको उसकी बुराई भी लिखनी होती है कि ऐसे लॉज की क्या क्या प्रॉब्लम है, चैलेंजेस हैं, चुनौतियां या बुराइयां। तो ये इसके चैलेंजेस हैं या इश्यूज हैं इसके। अनसर्टेन एंड वेग टर्मिनोलॉजी, अनसर्टेन मतलब अनिश्चित, वेग मतलब ऐसी जो समझ में ना आए, अस्पष्ट।
क्योंकि इसमें जो भाषा यूज की गई है ना, जैसे मिस रिप्रेजेंटेशन, फोर्स, फ्रॉड, एल्यूरमेंट, डिस्कस कर चुके हैं हम इन सबको, बल के, धोखाधड़ी से या लोभ लालच देके, ये मिसयूज किए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये देखो ब्रॉड मीनिंग छोड़ देते हैं, क्योंकि ये एम्बिग्यूटीज क्रिएट करते हैं। एम्बिग्यूटीज मतलब अस्पष्ट, अनक्लियरिटी, अनक्लियर, क्योंकि इनको बताया नहीं गया, डिफाइन नहीं किया गया कि किसको आप फोर्स मानोगे, किसको फ्रॉड मानोगे, किसको अल्यूरमेंट मानोगे, किसको नहीं मानोगे। ये सही से क्लियरली डिफाइन नहीं किया हुआ है, तो इनका मिसयूज किया जा सकता है, इनका दुरुपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है एंटीथेटिकल टू माइनॉरिटी, एक ये इशू भी है। क्या है कि सारा फोकस क्या है इसका, ज़्यादा फोकस है प्रोहिबिशन ऑफ कन्वर्जन पे, यानी कि रिलीजियस फ्रीडम को अचीव करने के लिए ये सारा फोकस किस पे देते हैं एंटी कन्वर्जन लॉ, कि ये कन्वर्जन को रोकने पे देते हैं। लेकिन ऐसा ये है कि ब्रॉड लैंग्वेज में इन्होंने क्या है, ऑफिशियल यूज कर सकते हैं इसे किसी भी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को ऑप्रेस करने के लिए, डिस्क्रिमिनेट करने के लिए। ऑप्रेस मतलब सताने के लिए, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ मतलब अल्पसंख्यक, जिनकी पॉपुलेशन 50% से कम होती है किसी देश में, वो सब माइनॉरिटी में। तो ये माइनॉरिटी जो पीपल हैं उनको ऑफिशियल पुलिस वाले या कोई एडमिनिस्ट्रेशन जज या कोई भी, उन्हें क्या है, माइनॉरिटीज़ को सताने के लिए, उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट, भेदभाव करने के लिए इनको यूज किया जा सकता है। क्योंकि इस लैंग्वेज में जो यूज की गई है मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, फोर्स या एल्यूरमेंट, इनको डिफाइन नहीं किया हुआ है। तो अपनी मर्जी से डिस्क्रिशनरी पावर है, पुलिस वाले परेशान कर सकते हैं, माइनॉरिटीज़ को टारगेट कर सकते हैं कि मान लो कहीं अपनी मर्जी से किसी लड़के ने धर्म कन्वर्जन किया है, तो पुलिस वाले ज़बरदस्ती गिरफ्तार करके एंटी कन्वर्जन लॉ का हवाला देते हुए इनको मार ठोक सकते हैं। समझ रहे हो? इस तरह से मिसयूज किया जा सकता है। ये बस आपको ये टर्म याद रखनी है, एंटीथेटिकल टू माइनॉरिटी, और वो वाली जो ऊपर हमने डिस्कस की है कि अनसर्टेन वेग टर्मिनोलॉजी, और एंटीथेटिकल टू सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म के भी, यानी कि धर्म निरपेक्षता के भी खिलाफ है। सेकुलरिज्म तो आप जानते हो कि हर धर्म को इक्वली अधिकार हो, वो सेकुलरिज्म है, जिसमें मतलब सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का रिलीजियस अफेयर में कोई इंटरफेरेंस ना हो जब तक कि वो किसी को नुकसान ना पहुंचाए। वो हमारे इंडिया में सेकुलरिज्म का मतलब है, यानी कि हमारे इंडिया में प्रिंसिपल डिस्टेंस का सेकुलरिज्म है, यानी कि जब तक धर्म में इंटरफेरेंस नहीं होगा सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या जुडिशरी के द्वारा, तब तक वो किसी दूसरे आदमी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, सोसाइटी को या नेशनल इंटरेस्ट को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। तो ये सेकुलरिज्म के खिलाफ कैसे है एंटी कन्वर्जन लॉ? देखो इसलिए है क्योंकि हमारी जो इंडिया की परसेप्शन है इंटरनेशनल सोसाइटी में, जो हमारी इंट्रिंसिक वैल्यूज़ है, लीगल सिस्टम है, वो सेकुलर फैब्रिक पे बेस्ड है, धर्मनिरपेक्षता पे। तो अगर ये ऐसे आएंगे, मान लो मिस रिप्रेजेंटेशन और अल्यूरमेंट वगैरह, इनको सही से डिफाइन नहीं किया गया, और इनको डिफाइन नहीं किया गया जब ऑफिशियल डिस्क्रिशनरी पावर यूज कर सकते हैं माइनॉरिटीज़ को डिस्क्रिमिनेट करने पे, ऑप्रेस करने पे, सताने पे उन्हें। तो ये क्या है, जब कोई आदमी मान लो अपनी मर्जी से धर्म कन्वर्जन भी करना चाहेगा तो वो नहीं कर सकता, या कोई दो धर्म के आदमी शादी करना चाहते हैं, लड़का लड़की कोई, तो वो नहीं कर पाएगा, कि ये हारमनी को एक तरह से रोकेगा, मधुर संबंध को एक दूसरे धर्म के बीच में, यानी कि सेकुलर फैब्रिक के खिलाफ भी होगा। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है कुछ जो मैरिज और कन्वर्जन से रिलेटेड है, वो और देख लेते हैं, शादी और कन्वर्जन से रिलेटेड है। एक हादिया जजमेंट है 2017 का, 2017 का है ये। इसमें कहा कि देखो ये जितने भी मैटर्स हैं, मामले हैं ड्रेस का, कोई कैसी ड्रेस पहने, कैसे कपड़े पहने, कैसा फूड, कैसा खाना खाए, कैसे उसके विचार हों, कैसी उसकी आइडियोलॉजी विचारधारा हो, कैसे उसका लव, उसका प्यार किसे करना है, कौन उसका पार्टनरशिप होगा शादी के लिए, ये सब आइडेंटिटी को डिफाइन करते हैं। ये सेंट्रल एस्पेक्ट है उसकी आइडेंटिटी को, उसकी पहचान को डिफाइन करने के। इनमें इनके बीच में कैसा पहनेगा, कैसा ओढ़ेगा, कैसा खाएगा, कैसा पिएगा, कैसे विचार है, किससे प्यार करेगा, किससे शादी करेगा, इनके बीच में ना तो स्टेट इंटरफेयर कर सकता है और ना ही कोई लॉ, ना तो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट का मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट से है, जुडिशरी से, जितने भी स्टेट में जो आते हैं आपके जितने भी ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, सब, ना तो स्टेट इंटरफेयर कर सकता है ना लॉ इंटरफेयर कर सकता है, क्योंकि ये सब उसके चॉइस है पार्टनर की या उसकी फ्री एबिलिटी है एवरी पर्सन की कि वो डिसाइड करेगा इन मामलों में। तो ना तो स्टेट इंटरफेयर कर सकता है ना कोई कानून, तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में कहा। नेक्स्ट ये है कि ऐसे जो राइट टू मैरी का प्रिंसिपल है, राइट टू मैरी की किसी से शादी करने का अधिकार, ये भी एक पर्सन की खुद की चॉइस है, अधिकार है, और ये आर्टिकल 21 का इंटीग्रल पार्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कह चुका है।
तो देखो ये सारे जो हम पढ़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, ये क्या है, ये भी इशू है कि जो एंटी कन्वर्जन लॉ पास किया जा रहा है तो उसकी बुराई में आप लिख सकते हो कि ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ है, क्योंकि ये पर्सनल अधिकार है अपना कि किससे प्यार करेगा, किससे शादी करेगा, ये इसमें स्टेट इंटरफेयर करता है, तो ये उसके राइट टू मैरी जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 उसके विरुद्ध होगा, उसको वायलेट करेगा, इन्फ्रिंज करेगा। नेक्स्ट एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 2017 का, फेमस जजमेंट है, इसे बोलते हैं केएस पुट्टास्वामी जजमेंट। इसमें प्राइवेसी के ऊपर जजमेंट दिया, प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में केएस पुट्टास्वामी जजमेंट में। और राइट टू प्राइवेसी ये आर्टिकल 21 है जो हमारा, उसी के अंदर फंडामेंटल राइट है, और राइट टू प्राइवेसी के अंदर ये है, तो राइट टू प्राइवेसी के अंदर ये आता है कि हर एक इंडिविजुअल की ऑटोनॉमी है कि वो अपनी एबिलिटी के हिसाब से अपने लिए डिसीजन खुद ले सके इन मैटर्स पे, जो शादी के, लव के, पार्टनरशिप के या उसकी आइडियोलॉजी के, ये सब उसके हक में, उसकी प्राइवेसी का ही पार्ट है। तो इसके भी विरुद्ध हैं ये एंटी कन्वर्जन लॉ। अदर जजमेंट क्या है सुप्रीम कोर्ट के? सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट में कहा है कि जो फेथ है या स्टेट है या कोर्ट है, इनका कोई भी जुरिस्डिक्शन नहीं है। जुरिस्डिक्शन मतलब दायरा पावर नहीं है, ना तो स्टेट की ना ही कोर्ट की, कि वो एडल्ट एब्सोल्यूट राइट के बीच में इंटरफेयर करें। एडल्ट मतलब जो भी 18 साल से अबव है उसका एब्सोल्यूट राइट है, राइट टू चूज ए लाइफ पार्टनर, यानी कि हर एक आदमी को 18 साल से ऊपर है उसको अधिकार है अपना लाइफ पार्टनर वो अपने हिसाब से खुद चूज करे, ना तो इसमें स्टेट इंटरफेयर कर सकता है ना कोर्ट। स्टेट जगह यहाँ पे मतलब है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट। इंडिया है जो, इंडिया एक फ्री एंड डेमोक्रेटिक कंट्री है, कई बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और है भी, कि इसमें क्या है, एनी इंटरफेरेंस अगर स्टेट के द्वारा किया जाएगा, मतलब स्टेट अगर कोई हस्तक्षेप करेगा एडल्ट के राइट टू लव और मैरी में, किसी भी आदमी के अधिकार में, जो उसको प्यार करने का अधिकार, किसी से भी या शादी करने का अधिकार, तो एक तरह से उसकी फ्रीडम पे चिलिंग इफेक्ट होगा ये, यानी कि उसकी आज़ादी पे एडवर्स इम्पैक्ट पड़ेगा, विपरीत प्रभाव होगा, ये उसके अधिकार का उल्लंघन होगा एक तरह से। यानी कि जो इंटीमेसी ऑफ मैरिजेज है ये प्राइवेसी का कोर जोन है, यानी कि शादी करना भी अपनी मर्जी से उसके प्राइवेसी में आता है, निजता है, उसकी निजता का अधिकार है जो आर्टिकल 21 में आता है। और ये इनवॉल्युएबल राइट है। और चॉइस ऑफ ए लाइफ पार्टनर भी, वो अपने हिसाब से अपना लाइफ पार्टनर, जीवन साथी चुन सकता है, चाहे वो शादी करके अपना जीवन साथी चुने या शादी के बाहर, आउटसाइड इट, शादी के बाहर अपना जीवन साथी चुने। ये सब इंडिविजुअल के पर्सनहुड में आता है और उसकी आइडेंटिटी का पार्ट है, और ये आर्टिकल 21 में आता है। जो एब्सोल्यूट राइट है इंडिविजुअल का कि वो अपना लाइफ पार्टनर चूज कर सकता है, ये उसके जो मैटर ऑफ फेथ है उससे अफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो वे फॉरवर्ड में क्या हो सकता है, सॉल्यूशन क्या हो सकता है? सॉल्यूशन ये हो सकता है कि गवर्नमेंट को ये इंश्योर करने की, सुनिश्चित करने की जरूरत है कि देखो पर्सन का जो फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, उसका उल्लंघन भी ना हो और नेशनल इंटीग्रेशन पे भी कोई प्रभाव ना पड़े। यानी कि उसे बैलेंस बनाना है गवर्नमेंट को कि इंडिविजुअल आदमी की फ्रीडम, जो उसका अधिकार है आज़ादी का, उसको भी ना वायलेट किया जाए, साथ साथ मालाफाइड कन्वर्जन भी ना हो। मालाफाइड मतलब जो इलीगल तरीके से कन्वर्जन होते हैं, धर्म परिवर्तन होते हैं, वो भी ना हो। बस इलीगल जो कन्वर्जन होते हैं फ्रॉड के बेस पे, धोखाधड़ी पे या एल्यूरमेंट से या इंड्यूसमेंट से, उनको रोका जाए, और साथ साथ में जो आदमी की, पर्सन की इंडिविजुअल फ्रीडम है उसको भी ना वायलेट किया जाए। इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाने की ज़रूरत है।